हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम करेंगे टॉपिक नंबर 5 जिसका नाम है मंदबुद्धि बालक। तो जैसा कि आप इस पिक्चर को देख पा रहे हैं, यह एक बालक है जो कि मेंटली रिटायर्ड है, यानी कि मंदबुद्धि है बालक है। जिस प्रकार एक शारीरिक रूप से विकलांग बालक होता है, वो चलने फिरने में अच्छे से चल फिर नहीं पाता है, उसको परेशानी होती है। उसी प्रकार से इनको अपने मस्तिष्क से किसी भी कार्य को करने में बहुत ही कठिनाई महसूस होती है। तो जानते हैं हम मंदबुद्धि बालक का अर्थ। ऐसे बालक जो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जिनके मानसिक और बौद्धिक इतनी बुद्धि जो है इतनी कम विकसित होती है कि वो सामान्य कार्य को भी आसानी से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उन बच्चों को क्या बोलते हैं हम? मंदबुद्धि बालक बोलते हैं। और अब इनको कई नामों से हम जानते हैं, जैसे कि मंदबुद्धि बालक, धीमी गति से सीखने वाले बालक, एमआर यानी कि मेंटली रिटायर्ड, और मानसिक रूप से पिछड़ा बालक, मानसिक रूप से विकलांग बालक इत्यादि नाम से हम इनको जानते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो मंदबुद्धि बालक होता है वह अपनी मानसिक योग्यताओं का प्रयोग करने की दृष्टि से उसी प्रकार अपंग या बेबस होता है जिस प्रकार से शारीरिक रूप से विकलांग बालक अपंग व बेबस होता है। यानी कि जो मेंटली रिटायर्ड है यानी कि मंदबुद्धि बालक है, वो तो अपनी जो मानसिक जो क्रियाएं हैं यानी मस्तिष्क से जो वह क्रियाएं कर रहा है, वह तो उसकी दृष्टि से यानी उसकी वजह से वह कार्य नहीं कर पा रहा है। जैसे कि एक अपंग बालक है, यानी कि कोई लंगड़ा है बच्चा, तो वो चलने फिरने में उसको परेशानी होगी। इसी प्रकार से मानसिक रूप से भी उनको परेशानी होती है। मंदबुद्धि बालक को पढ़ने लिखने व समायोजन करने में भी कठिनाई महसूस होती है। अब पढ़ने लिखने में और समायोजन करने में तो इसलिए कठिनाई महसूस होती है क्योंकि उसका मस्तिष्क जो है उस प्रकार से कार्य नहीं कर पाता है जिस प्रकार से उसे करना चाहिए। जैसे कि एक सामान्य बच्चा होता है, वो अपने मस्तिष्क से अच्छे से कार्य कर सकता है, लेकिन जो मंदबुद्धि बालक है वो अपने कार्य को अच्छे से नहीं कर पाता है। ठीक है, ऐसे बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है? 80 से 85 से भी कम होती है। प्रायः ये क्या बोला जाता है? इनको मंदबुद्धि बालक कहा जाता है। ठीक है, अब जो मंदबुद्धि बालक होते हैं इनके हम लक्षणों को भी देख लेते हैं। जो मंदबुद्धि बालक होते हैं, यह बालक जो है देर से बैठना सीखते हैं। यानी कि ये जो बच्चे हैं ये बचपन से ही इनको मस्तिष्क से कार्य करने में बहुत कठिनाई होती है। ठीक है, उसका प्रयोग ये सही से नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मंदबुद्धि बालक है, वह देर से बैठना सीख रहा है, तो उसको जब बैठने में भी परेशानी हो रही है, तो हम समझ सकते हैं कि उसको मस्तिष्क से कितनी कठिनाई महसूस होती होगी उसका प्रयोग करने में। वह देर से बोलता है। ठीक है, मानसिक मंद बालक कैसा होता है? मंदबुद्धि बालक देर से बोलता है, देर से बैठना सीखता है। ठीक है, उसको चलने सीखने में भी सामान्य बालकों की अपेक्षा 1 से 2 वर्ष अधिक लेता है। यानी कि जो एक सामान्य बच्चा है वो जो 1.5 साल का या फिर लगभग 1 साल का चलने लगता है। ठीक है, लेकिन जो मानसिक रूप से मंदबुद्धि बालक हैं ये बालक जो है उससे भी अधिक समय लेते हैं, यानी कि लगभग ये 2.5 से 3 साल के आसपास ये चलना सीखते हैं। ठीक है, जो शब्द उच्चारण होता है उसको तो ये जीवन भर असामान्य इनका रहता है, यानी कि सामान्य जैसा होता ही नहीं है, क्योंकि ये अपने मस्तिष्क का अच्छे से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से इनका जो उच्चारण है वह अच्छा होता ही नहीं है। ठीक है, जो बालक हैं उनको कुछ बातें तो सामान्य होती हैं, परंतु कुछ पर उनका नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, जब उनका मस्तिष्क ही अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा तो वो नियंत्रण किस चीज़ पे करेंगे? ठीक है, तो इस चीज़ से भी हम समझ सकते हैं जो सामान्य बच्चा है वो तो अपने मस्तिष्क का अच्छे से प्रयोग कर रहा है, लेकिन जो मंदबुद्धि बालक है वो अपने मस्तिष्क पर जब नियंत्रण ही नहीं कर पा रहा तो वो सामान्य कार्य को कैसे कर पाएगा? अब हम जानते हैं जो मंदबुद्धि बालक हैं उनको 3 प्रकार में हम बांटते हैं। तो पहला होता है जड़ बुद्धि। तो जो जड़ बुद्धि होते हैं, यानी कि जिनको हम इडियट भी बोलते हैं, वह ऐसे बालक होते हैं जिनका आईक्यू जो है 25 से अधिक नहीं होता है। मतलब 125 से अधिक नहीं होता है। इनका जो मस्तिष्क आईक्यू है वो अधिक से अधिक कितना होता है? 25 होता है, इडियट जो होते हैं। ठीक है, जो जो सामान्य बच्चा होता है उसका तो होता है 90 से 120 तक। लेकिन आप समझ सकते हैं जिस बच्चे का आईक्यू 90 से 120 या 30 के लगभग रहता होगा वो सामान्य बच्चा है, लेकिन जो जिसका आईक्यू के अधिक से अधिक बस 25 हो पा रहा है, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि वो कितना मंदबुद्धि का होगा।
ठीक है। दूसरा होता है मूढ़ बालक। ऐसे बालकों की जो IQ होता है वो कितना होता है, 25 से 50 के तक होता है। ये दुर्बल बुद्धि वाले बालक होते हैं। इनकी जो मानसिक स्तर होता है वो कितना होता है, 3 से 7 वर्ष की तरफ होता है। अब आता है मूर्ख बच्चे, जिनका IQ कितना होता है, 50 से 70 तक होता है। जो मूर्ख बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, बुद्धि लब्धि होती है 50 से 70 के बीच होती है। ठीक है। अब हम जानते हैं जो मंद बुद्धि बालक होते हैं इनकी आयु कितनी होती है। अब ऐसे बालकों का जो IQ होता है वो 25 से 50 के बीच या फिर 70 तक होता है। ठीक है। इन श्रेणी के बच्चे कैसे कहलाते हैं, मूर्ख बालक कहलाते हैं। ठीक है। फिर मंदबुद्धि बालक यह कहलाते हैं। इन श्रेणी के जो बालक होते हैं उनकी जो बौद्धिक क्षमता होती है या फिर मानसिक स्तर होता है वह केवल 3 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं उनके बराबर होता है। ठीक है। जब वह बच्चे अपने मस्तिष्क का अच्छे से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो मतलब मानसिक जो स्तर है वो कितना रहा होगा, केवल 3 से 7 वर्ष तक के बच्चों के बराबर रहता है। इनकी जो सीखने की योग्यता है ये कैसी होती है, ये भी अल्प होती है। जब कोई बच्चा अपने मस्तिष्क का अच्छे से प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो वह सीखने की योग्यता कैसे पालेगा। ठीक है। इन श्रेणी के जो बालक होते हैं उनके अक्षरों का ज्ञान का अभाव रहता है। अब देखिए, जब कोई बच्चा अपने मस्तिष्क का अच्छे से प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो उसमें शब्दों का ज्ञान या फिर उनके उच्चारण के ज्ञान होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। ऐसे बालकों की जो बनावट होती है वो भी बेडौल या फिर कुरूप होती है। इन बालकों को आपने अपने दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं पर देखा जरूर होगा। अब इनको सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि मंदबुद्धि बालक को कैसे पढ़ाया जाए। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा में तस्वीरों का अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए। ठीक है। तस्वीर देखेंगे तो क्या होगा, उनको अच्छे से चीज़ें समझ में आने लगेंगी और वह उनको अच्छे से वो देख पाएंगे। ठीक है। और वो समझ भी पाएंगे कि ये किस चीज़ की तस्वीर है या फिर ये इनमें फ़र्क क्या है। ठीक है। सीखने के लिए खुला समय मिलना चाहिए, यानी कि ये नहीं है कि बंदिश हो कि हाँ तुम्हें 1 घंटे में ही सीखना है, नहीं। जब तक वो ना सीखे तब तक उनको सिखाना चाहिए और जब उनकी मर्जी हो तभी उन्हें सिखाना चाहिए। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा में सामान्य बच्चों की अपेक्षा अधिक समय लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि सामान्य बच्चा तो अपनी बुद्धि से सामान्य कार्य कर रहा है, लेकिन जो मंदबुद्धि बच्चा है उसका मस्तिष्क ही जब अच्छे से कार्य नहीं कर पा रहा है तो वह सामान्य कार्य को करने में भी अधिक समय लेगा, क्योंकि उसके मस्तिष्क को कठिनाई हो रही है। ठीक है। इसलिए शिक्षक को स्वभाव से शांत और धैर्यवान रहना चाहिए। यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शिक्षक को कैसा होना चाहिए, शिक्षक को शांत और धैर्यवान रहना चाहिए। ठीक है। मंदबुद्धि बालकों को कुछ हद तक आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए। देखिए, जैसे कि हम एक आपने कभी पिक्चर में या कहीं ना कहीं एक उदाहरण देखा होगा कि जैसे कोई मंदबुद्धि बालक है, ठीक है, वो देखने में ही इतना ख़राब लग रहा है। ठीक है। तो और उसका ऊपर से मस्तिष्क में भी कुछ ना कुछ परेशानी है। तो जब जो सामान्य बच्चे होते हैं वो उसको देख के क्या करते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, उसको अपने पास नहीं बैठने देते, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो ये चीज़ें गलत हैं। उनको भी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा पाने का अधिकार है। यह हमारे समावेशी शिक्षा में ये बात कही गई है कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनको सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा उनको मिलनी चाहिए। ठीक है। उनके साथ कोई भी भेदभाव ना हो, क्योंकि अगर उनके साथ भेदभाव होगा तो वो उनके अंदर आत्मनिर्भरता नहीं आएगी, बल्कि वो भेदभाव का शिकार होकर कैसे हो जाएंगे, कुंठित हो जाएंगे, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, स्ट्रेस में वे बच्चे आ जाएंगे और उनको फिर मानसिक रूप से और भी ज़्यादा क्षति पहुँचेगी। ठीक है। उनको कुछ भी हो सकता है। इसलिए एक टीचर को और बच्चों को उनके साथ सहयोग का भाव रखना चाहिए और उनकी शिक्षा को भी सहयोग के द्वारा बढ़ाना चाहिए। ठीक है। जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उनका शिक्षक कैसा होना चाहिए, यानी कि टीचर ऑफ मेंटली रिटायर्ड कैसा होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि जो मंदबुद्धि बालक है या फिर हम पिछड़ा बालक इनको कहते हैं, इनको शिक्षा देने वाला जो अध्यापक है उसमें निम्नलिखित गुण या विशेषता या फिर योग्यता होनी चाहिए। तो अब हम एक एक करके सब चीज़ों को जानते हैं।
देखिए फर्स्ट पॉइंट है कि शिक्षक को बालकों की सहायता, यानी कि अभी हमने क्या पढ़ाया था कि ऊपर पढ़ा था कि जैसे कि भेदभाव होता है तो उसमें क्या करना चाहिए, टीचर को सहयोग करना चाहिए, यानी कि उसकी सहायता देनी चाहिए, उनको परामर्श देने चाहिए और उनको निर्देशन देने के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। जैसे कि हमने एक उदाहरण देखते हैं कभी कभी कि एक विकलांग बच्चा है, ठीक है, उसको चलने में परेशानी है, तो और जो बच्चे होते हैं या फिर टीचर होते हैं उन बच्चों को खड़े खड़े देखते रहते हैं। ये चीज़ें गलत हैं। टीचर को ऐसे निर्देश देने चाहिए कि अगर आप किसी भी बच्चे को ऐसा देखते हैं या फिर पाते हैं तो जो सामान्य बच्चा है उसको उस बच्चे की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, और उसके अंदर कोई भी कुंठित भावना ना आए इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। शिक्षक को बालकों की आवश्यकताओं का अध्ययन करके उनको पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि शिक्षक को क्या चाहिए कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं वो किस प्रकार के हैं, यानी कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको देखने में परेशानी होती है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको चलने में परेशानी होती है, कुछ बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं और कुछ बच्चे मंदबुद्धि वाले होते हैं, और जो कुछ बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, वो मानसिक रूप से अपंग होते हैं, ठीक है। उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए, उनके बारे में अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में सब चीज़ पढ़ के उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रख के उनको पूर्ण करने का पूरा प्रयास करना चाहिए एक शिक्षक को, ठीक है। अब शिक्षक को बालकों की कमियों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, यानी कि जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़े कितने तरीके के बच्चे होते हैं, ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में, ठीक है, उसी प्रकार से जैसे कि चलने वाले बच्चे में दिक्कत है मान लीजिए, ठीक है, उसको चलने में परेशानी है, तो उस टीचर को पूरा ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे को कहाँ से चलने में परेशानी है, सीढ़ियों से, फर्श पे, या फिर उसको छत पे तो नहीं जाना, मतलब इस टाइप से कुछ चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर उसे परेशानी हो सकती है। तो उनके साथ क्या करना चाहिए, उन्हें विश्वास होना चाहिए कि वे प्रगति कर सकते हैं, यानी कि उनको भरोसा दिलाना चाहिए कि वो इस सीढ़ियों पे किसी भी चीज़ की सहायता से या बच्चों की सहायता से या फिर कुछ ऐसे उपकरण होने चाहिए जो उनकी सहायता करें ताकि वो ऊपर चढ़ सकें। तो उनको पूर्ण विश्वास होना चाहिए और ऐसी चीज़ों का उपयोग करके उन बच्चों की सहायता करनी चाहिए, ठीक है। एक शिक्षक को क्या चाहिए कि वो 1 या 2 हस्तशिल्पों की शिक्षा देने में कुशल होना चाहिए, यानी कि जैसे अब हमने देखा होगा कि जैसे किसी बच्चे को देखने में परेशानी है तो उसको ऐसे कुछ हस्तकला सिखाई जाए ताकि वो अपने जीवन यापन कर सके, उसको जीवन में जीने में कोई कठिनाई महसूस ना हो, ठीक है। टीचर को इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। या फिर जैसे कोई लिखने में जैसे देखने में परेशानी है तो टीचर को क्या करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि अपनी आई साइट चेक कराइए और चश्मे का उपयोग करिए ताकि आपको जो आँखें हैं वो ठीक हो सकें और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओ या फिर कुछ ऐसे कार्य सीख पाओ जो आपके जीवन यापन करने में मदद कर सकें। जो शिक्षक है उसको स्वयं शारीरिक श्रम को महत्व देना चाहिए, यानी कि जो बच्चे मतलब पढ़ नहीं पा रहे हैं या मस्तिष्क रूप से अपंग हैं तो उनको क्या करना चाहिए, शारीरिक श्रम को महत्व देना चाहिए और बालकों को उन्हें महत्व देने की शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षक को धीमी गति से पढ़ाना चाहिए और पढ़ाए हुए पाठ को बार बार दोहराना चाहिए, क्योंकि जो मंदबुद्धि बालक होते हैं वो धीमी गति से सीखते हैं, इसलिए क्या करना चाहिए, टीचर को भी धीमी गति से पढ़ाना चाहिए और बार बार उसको दोहराना चाहिए, क्योंकि एक बार में ना समझ में आए तो उसको दूसरी बार में शायद समझ में आ जाए। इस तरीके से टीचर को हर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का ध्यान रखना चाहिए और उनको महत्व देना चाहिए। अब हमारा टॉपिक नंबर 5 कंप्लीट हुआ।